वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो रेस्पिरेशन हो रही है दैट इज ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, लंग्स की जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है। क्या वो न्यूरल कंट्रोल है, क्या वो हार्मोनल कंट्रोल है, उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो रेस्पिरेशन है ये न्यूरल कंट्रोल प्रोसेस है। मीन्स इट इज रेगुलेटेड बाय द न्यूरॉन्स विच आर लोकेटेड इन द ब्रेन। ये न्यूरॉन्स के जरिए से कंट्रोल किया जाता है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा यहां ग्रुप ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड हैं। जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, अदर इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड थर्ड इज निमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। सबसे पहला डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये ऑन द डोर्सल साइड उन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में होगा और ये क्या करेगा, जो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम है उसको यही जनरेट करेगा। बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम मीन्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन द नॉर्मल वे। वो कैसे करेगा, ये यहां से एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वो मैसेज किसको देगा, डायफ्राम को। और डायफ्राम्स के जो मसल्स हैं वही मेन इंस्पायरेटरी मसल्स हैं। इसके साथ फिर और भी मसल्स पार्ट प्ले करते हैं। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आप उसमें वो स्टडी कर सकते हैं। उसमें डायफ्राम्स की मसल्स को मैसेज करेगा और ये इंस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो जो हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है ये कहां पे मौजूद है, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और ये करेगा क्या, ये बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम जो है उसी को ये स्टार्ट करेगा, बेसिक इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। वो कैसे करेगा, यहां से ये एक सिग्नल सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा मैसेज किसको, डायफ्राम को। डायफ्राम की मसल्स मेन इंस्पायरेटरी मसल्स हैं जहां से ये प्रोसेस एनहांस होगा, वो स्टार्ट होगा। ना वेंट्रल लफ्ज खुद बता रहा है, ये वेंट्रल साइड उन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के हैं और नॉर्मल जिस वक्त ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रही है, उस वक्त ये वेंट्रल वाला ग्रुप जो है कोई रोल नहीं प्ले करेगा। बट ड्यूरिंग द हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, जिस वक्त इंसान रनिंग कर रहा है या और कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, उस वक्त ज्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, ज्यादा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हो रही है। उस प्रोसेस को एनहांस करने का जो प्रोसेस जो है वो कौन करेगा, यही वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या करेगा, ड्यूरिंग द हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, मीन जिस वक्त डिमांड ज्यादा है उस वक्त इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को एनहांस करेगा वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। एंड नेक्स्ट निमोटैक्सिक सेंटर। निमोटैक्सिक सेंटर क्या है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस को रिड्यूस करेगा, मोस्टली इंस्पायरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करेगा एंड ऑल्सो इट अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये इसको रेगुलेट करेगा। समटाइम जिस वक्त एनहांस करने की जरूरत है, समटाइम जिस वक्त रिड्यूस करने की जरूरत है। अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन। दिस इज all about these 3 centers which are located in the medulla oblongata. उसके अलावा
कीमोसिंथेटिक एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया, ये लोकेटेड है, ये कहां पे लोकेटेड है, जहां पर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड है, उसके एडजेसेंट पे ही यहां पर अगेन कुछ न्यूरॉन्स हैं। ये क्या करेंगे, ये असल में ये जो एरिया है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये किसके लिए सेंसिटिव हैं? ये दो चीजों के लिए काफी सेंसिटिव हैं। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। जब यहां H पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उस वक्त ये कीमोसिंथेटिक एरिया जो है ये क्या करेगा, इट एक्टिवेट्स दिस सेंसिटिव एरिया, दैट मीन्स रिदमिक सेंटर को एक्टिवेट करेगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा, और अकॉर्डिंगली जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अकॉर्डिंगली उस वक्त ये उसी तरह से रोल प्ले करेगा। उसके अलावा रिसेप्टर ऑफ एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्च, उसके यहां उनके जहां रिसेप्टर्स हैं उनकी जगह पे, उस जगह से कुछ रीजन्स हैं वो भी किसके लिए सेंसिटिव हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन के सेंसिटिव हैं। वो भी अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एनहांस या डिक्रीज करते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रहे, कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रेस्पिरेशन में पार्ट प्ले करेगा, बट ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। तो नो significant role is played by the oxygen in the respiration, in the regulation of the respiration. This is all about the regulation of respiration. इसके अलावा डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, इसके हवाले से हमने नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे डिसऑर्डर्स के हवाले से, बट यहां पर कुछ डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे। वन डिसऑर्डर इज द माउंटेन सिकनेस। व्हाट इज माउंटेन सिकनेस? जब इंसान सी लेवल से 3500 मीटर एबो जाएगा उस वक्त इंसान को ये वाली प्रॉब्लम फेस होगी। क्या होगा इस प्रॉब्लम में? इंसान जब हाई आल्टीट्यूड पे जाएगा वहां पर ऑक्सीजन जो है लो होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन इनटेक हमारे यहां लंग्स में कम होगी, और उसी दौरान जो हमारा आरबीसी सेल है उस आरबीसी सेल में एक खास तरह का केमिकल एक्युमुलेट हो जाएगा, दैट इज 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये आरबीसी सेल के अंदर 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक्युमुलेट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो आरबीसी के इनसाइड हीमोग्लोबिन हुआ करता है वो हीमोग्लोबिन को वहां पे नहीं रहने देगा। सो जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होगी तो ऑक्सीजन का इनटेक कम हो जाएगा। तो ये एक खास प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, नीट में ये क्वेश्चन एक बार आया है कि ड्यूरिंग द माउंटेन सिकनेस एरिथ्रोसाइट्स के अंदर कौन सा केमिकल एक्युमुलेट होता है जो हीमोग्लोबिन के बजाय वहां एंटर करता है और ऑक्सीजन को अपटेक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इसकी वजह से हमें यहां वॉमिटिंग हो सकती है, उसके अलावा हेडेक हो सकता है, इसके अलावा इंसान को ड्रोजीनेस हो सकती है, इंसान को नूजिया हो सकता है, और भी इस तरह के यहां नेक में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और उल्टी का सब मन कर रहा होगा और उल्टी आ सकती है, और इवन इंसान को चक्कर भी आ सकता है। और अगर ज्यादा हो तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इस प्रॉब्लम को फिर ओवरकम करने के लिए क्या होगा, हम ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाएंगे। तभी जो लोग हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ लेते हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन के लेवल कम है। और दूसरी बात यह है कि वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आरबीसी सेल के अंदर, ये एक केमिकल अंदर एक्युमुलेट होता है जो हीमोग्लोबिन को वहां नहीं आने देता है, तो ऑक्सीजन का इनटेक कम होता है।
इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर इंसान साथ लेता है, फिर इंसान जिस हाइट पे भी जाए, नो प्रॉब्लम। दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन सिकनेस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द ट्यूबरक्लोसिस। आमतौर पे हम इसको टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, दैट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया के इंफेक्शन की वजह से इंसान में क्या होता है? इंसान में लंग्स के हम प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। क्या होता है? ब्रीथिंग में काफी दिक्कत हो जाती है, कफिंग हो जाती है। इंसान को कफिंग होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इस डिजीज का यह है कि जो स्पुटम है उसके साथ ब्लड आएगा, थूक के साथ ब्लड आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उस वक्त हमें समझना चाहिए कि यहाँ इंसान के यहाँ क्या हो गया है? ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस को कैसे पहचानेंगे? ट्यूबरक्लोसिस में एक तो इंसान में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और खांसी काफी वक्त से इंसान को लग रही होगी, और यहाँ चेस्ट में थोड़ी सी पेन सी महसूस हो रही होती हो, और उसके अलावा यहाँ एक खास बात, जो थूक है उसके साथ ब्लड जब आए तो उस वक्त उसी का टेस्ट किया जाता है और उससे पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कैसे फैलता है? ये एयर के जरिए से फैलता है, हवा के जरिए से। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन किसी नॉर्मल इंसान के सामने आए, वहां वो छींके तो उस हवा के जरिए से वहां तक पहुंच सकता है, एयर के जरिए से पहुंचेगा, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह वगैरह। तो जिस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो उसको आइसोलेशन में रखा जाए। और एक कंफ्यूजन जिसको अवॉइड करना है वो ये है कि ये ट्यूबरक्लोसिस फिजिकल टच से नहीं फैलती है, किसी की चीजों को शेयर करने से नहीं फैलती है। तो लेकिन ये एक बहुत डेडली डिजीज मानी गई है, बट क्यूरेबल है। बट एक खास बात स्टिल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है और डे बाई डे इसके केसेस बढ़ रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी वर्ल्ड के अंदर। अगर लास्ट ईयर WHO की रिपोर्ट देखी जाए, 2018 की रिपोर्ट देखी जाए, तो उसमें 1.5 मिलियन पीपल मर गए एक साल के अंदर। और कहा जाता है कि टॉप 10 डिजीज, डेथ कॉजिंग डिजीजेस में ट्यूबरक्लोसिस है। और कहा जाता है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड हुए थे, और 5.7 मेल एंड 3.2 विद द वुमेन एंड 1.1 विद द चिल्ड्रन। तो ट्यूबरक्लोसिस, व्हाट अबाउट इन इंडिया? इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं। सो कितनी अलार्मिंग डिजीज है और इसके हवाले से कितना एहतियात रखा जाए। तो किसकी वजह से फैल रही है? बैक्टीरिया की वजह से फैल रही है, और उस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इट कॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ द लंग्स, और लंग्स के यहाँ प्रॉब्लम होते हैं और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, और इंसान का यहाँ कफिंग, स्नीजिंग यहाँ, और उसके साथ साथ ब्लड जो है स्पूटम के साथ आएगा। दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 डिसऑर्डर्स एंड दिस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को वॉच कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और वीडियो को